अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 17 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड। जैसा कि आप लोग फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 में ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स में सॉलिड स्टेट फिज़िक्स को डिस्कस कर चुके हैं, तो फिज़िक्स ऑफ सॉलिड को इन अदर वर्ड्स हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स भी कह सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम चंद चीज़ों का अहाता करेंगे। उनमें से सबसे पहले है कि जी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सॉलिड स्टेट फिज़िक्स से क्या मुराद है। उसके बाद हम देखेंगे कि सॉलिड क्या है। फिर हम टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 3 टाइप्स हमारे इस चैप्टर में इंक्लूडेड हैं: क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड एंड पॉलीमेरिक सॉलिड। पहले हम बात कर लेते हैं कि जी सॉलिड स्टेट फिज़िक्स क्या है। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि ये ब्रांच है फिज़िक्स की जिसमें हम स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड की बात करेंगे, जिसको हम फर्दर अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो कुछ इस अंदाज में डेफिनेशन कर सकते हैं: द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स कंसर्न विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। अब आप लोगों के माइंड में एक सवाल आएगा कि सर जी प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर, शेप, वो तो हमें सॉलिड की फ़िज़िकली तौर पर अपीयरेंस उसकी नज़र आ जाती है। सर प्रॉपर्टीज़ से क्या मुराद है? तो प्रॉपर्टीज़ बेसिक तौर पर कितनी हैं सॉलिड की, कौन कौन सी हैं, उनको हम फर्दर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होगी वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टी या सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में एग्जांपल के तौर पर इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, डक्टाइलिटी, ब्राइटनेस एंड मेलेबिलिटी। अब जब भी किसी सॉलिड को मैकेनिकली तौर पर ऑब्जर्व करना चाहेंगे तो उसकी कुछ ये प्रॉपर्टीज़ आपके सामने होंगी। लाइक आप किसी एक स्टोन, पत्थर के टुकड़े को देख लें, आयरन के एक टुकड़े को देख लें, तो आपके पास जो आप उसकी फ़िज़िकली तौर पर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी कहलाएंगी जी? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हमारे पास है जी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में सॉलिड कंडक्शन शो करते हैं, या दूसरे मीनिंग में हम यूँ कह सकते हैं कि ये फ्लो ऑफ हीट एंड चार्जेस, या अलाउ करते हैं जी चार्जेस एंड हीट को। ये कुछ सॉलिड ऐसे भी हमारे पास हैं जिनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, और कुछ ऐसे हैं जिनकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। इस बुनियाद पर हम इनको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करेंगे। अगर हीट या चार्जेस सॉलिड फ्लो करवा रहे होंगे या सॉलिड में से फ्लो हो रहा होगा, तो हम उनको कौन सी प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करेंगे जी? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। आप इस बात को 14 चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। 13, 14 एंड 15 चैप्टर में हमने इनको डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड क्या है। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होंगी जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे: पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास बेसिक तौर पर 3 टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ हैं: मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। अब हम आ जाते हैं जी क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ सॉलिड के ऊपर। फिग आपके सामने है, जैसा कि आपको पहली फिग में क्लियर नज़र आ रहा है कि एक अरेंजमेंट है जी, एटम्स के अंदर अरेंजमेंट। सेकंड फिग को ज़रा आप लोग ब्रीफली तौर पर देखें तो अरेंजमेंट भी है और डिसऑर्डर भी नज़र आ रहा है आप लोगों को। तो जो हमारे पास कैटेगराइज हैं वो 3 टाइप्स के कैटेगराइज, जैसे कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था। पहली कौन सी कैटेगरी है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट हमारे पास है अमॉर्फस सॉलिड। नेक्स्ट पॉलीमेरिक सॉलिड। अब हम फर्दर इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं कि जी पॉलीमेरिक, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। अगर आप गौर से देखें तो आपको इन शेप्स या फिग से नज़र आ रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स
are those in which there is a regular arrangement of atoms and molecules. All atoms are arranged in regular pattern which is constant throughout the crystal. किसी भी क्रिस्टल के अंदर या किसी भी सॉलिड के अंदर ओवरऑल अगर उसकी टोटल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स रेगुलर हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इसको डिस्कस करना चाहें, डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम मेटल्स में देखेंगे तो हमारे पास मेटल्स में कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम। अगर हम आयोनिक कंपाउंड्स में इनको डिस्कस करें तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड। एंड सेमीकंडक्टर्स में अगर हम सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्कस करना चाहें तो हमारे पास जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट रेगुलर हो, और वो कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल रेगुलर अरेंजमेंट पर ना हो बल्कि ओवरऑल होल स्ट्रक्चर जो आप उनकी हो वो सारी की सारी रेगुलर पैटर्न के ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम फीचर्स की बात कर लेते हैं जी। क्रिस्टलाइन सॉलिड के फीचर्स, इंपॉर्टेंस या इनकी बिहेवियर अदर देन सॉलिड की टाइप्स से किस अंदाज में डिफरेंट है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं ये परफेक्टली तौर पर स्टैटिक पोजीशन पर नहीं होते, जिसको हम दूसरे मीनिंग में यूँ भी कह सकते हैं कि इनके अंदर मुसलसल वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही होती है। सेकेंड हमारे पास है द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ constituent particles about their mean position increase with increase in temperature. नेक्स्ट हम जैसे इस चैप्टर को फर्दर डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ सॉलिड्स ऐसे भी हैं अगर उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करवाया जाए तो वो शेप चेंज कर लेते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करवाया जाए या इनको हीट प्रोवाइड की जाए तो एम्पलीट्यूड ऑफ मॉलिक्यूल और एटम्स वो इंक्रीज़ हो जाता है। जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि जी ये परफेक्टली तौर पर स्टैटिक पोजीशन पर इनके एटम्स नहीं होते तो उनकी वाइब्रेशंस बढ़ जाएगी। पहला पॉइंट ये था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर तमाम मॉलिक्यूल्स स्टैटिक पोजीशन पर नहीं होते। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये कि अगर हम उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करवाते हैं तो उनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स की एम्पलीट्यूड या वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोहेसिव फोर्सेस। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं, जिसको हम पैक्ड पोजीशन भी कह सकते हैं। तो वो कौन सी फोर्स है ऐसी जो उन एटम्स या मॉलिक्यूल्स को कंबाइन किए हुए होती है, उसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। The cohesive force between atoms, molecules or ions maintain the long range structure. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्ट्रक्चर किस वजह से मेंटेन रहती है या रेगुलर पैटर्न पर रहती है? वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास डेफिनाइट। इनका एक कांस्टेंट स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब यहाँ पर एक आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि जी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसको हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले मैं आगे चलूँ, एक बार हम फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड रेगुलर अरेंजमेंट, एटम्स और मॉलिक्यूल्स रेगुलर अरेंजमेंट पर हों। एग्जांपल हमने उनकी डिस्कस की, फिर फीचर्स के बारे में बात की। तो फीचर्स में हमने इनको डिस्कस किया कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स स्टैटिक पोजीशन पर नहीं होते, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अगर हम उनको हीट और एनर्जी प्रोवाइड करें तो या टेम्परेचर इंक्रीज़ करवाएं तो उनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन हो रही है वो इंक्रीज़ कर जाती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास था कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ किस वे में अटैच होते हैं। कोहेसिव फोर्स की वजह से रेगुलर पैटर्न मौजूद रहता है इनका, और नेक्स्ट कि इनका डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट होता है।
अब हम बात करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है। मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज सो लार्ज एंड स्ट्रक्चर इज सडनली ब्रेक अप एंड सॉलिड इज मेल्ट। मेल्टिंग पॉइंट, किसी भी सॉलिड को इतना टेम्परेचर दिया जाए कि किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर वो सॉलिड अपनी शेप चेंज कर जाए, जिसको हम ब्रेकअप भी कह सकते हैं। अपने वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में भी डिवाइड हो सकता है। तो मेल्टिंग पॉइंट एक बार हम रिपीट करते हैं, द टेम्परेचर एट विच एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज सो लार्ज। पीछे जो हम बात कर रहे थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के फीचर्स में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करवाया जाए तो उनके एम्पलीट्यूड ऑफ एटम्स इंक्रीज कर जाते हैं। एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, एक स्पेसिफिक पॉइंट से पहले पहले तक तो उनका इंक्रीज होता रहेगा। अगर हम उससे भी बियॉन्ड आगे चले जाएंगे तो वो स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगी। जिस पॉइंट पर या जिस टेम्परेचर पर स्ट्रक्चर चेंज होगी, उस पॉइंट पर या उस पॉइंट पर टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग टेम्परेचर कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड क्या है? जब मैं आपको टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड टाइप्स के बारे में डिस्कस करवा रहा था तो उससे पहले हमने कुछ शेप्स के बारे में डिस्कस किया था। शेप्स दिखाई थी मैंने आपको। उसमें दूसरे नंबर पर जो हमारे पास शेप थी उसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं थी। तो अब आपके माइंड में एक बात तो क्लियर हो गई कि जो रेगुलर अरेंजमेंट होगी थ्रू आउट द क्रिस्टल वो क्रिस्टलाइन, और जो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगी वो हमारे पास अमॉर्फस। तो हम इसकी डेफिनेशन कुछ फर्दर इस अंदाज में करते हैं। अमॉर्फस मीन विदाउट स्ट्रक्चर और फॉर्म। अमॉर्फस का जो लफ्ज़ी मतलब है वो क्या है जी? विदाउट स्ट्रक्चर। अब इसके क्या मतलब कि सॉलिड की स्ट्रक्चर नहीं होती है जी, कांस्टेंट नहीं होती। थ्रू आउट द क्रिस्टल उनकी स्ट्रक्चर कांस्टेंट नहीं होती। शेप एग्जांपल उसकी देख लें आप, आपके पास गिलास है। नेक्स्ट अगर डेफिनेशन, सच सॉलिड देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट चलने से पहले मैं थोड़ा सा इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर हम कंपैरेटिवली इसको ऑब्जर्व करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर पैटर्न या रेगुलर अरेंजमेंट, एक कांस्टेंट शेप थी, जबकि अमॉर्फस सॉलिड में हमारे पास रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगी। एग्जांपल जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, ग्लास, प्लास्टिक्स एंड ग्लू एटसेट्रा। अब हम इनकी फीचर्स के बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं। अ लॉन्ग रेंज रेगुलरिटी डज नॉट एग्जिस्ट। कंपेयर कर लें आप क्रिस्टलाइन सॉलिड से। शॉर्ट आंसर भी आपके पास एक आ सकता है जी, कंपैरिजन बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलरिटी थी थ्रू आउट द स्ट्रक्चर या क्रिस्टल या सॉलिड, जबकि इनके अंदर किसी किस्म की कोई लॉन्ग रेंज रेगुलरिटी मौजूद नहीं होगी। इनका डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। दे ग्रेजुअली सॉफ्टन इन टू पेस्ट लाइक स्टेट एंड बिकम विस्कस एट सर्टेन हाई टेम्परेचर। जैसे पहले मैंने आपको डिस्कस किया कि कुछ सॉलिड्स हमारे पास ऐसे हैं, अगर हम उनका टेम्परेचर इंक्रीज करवाते हैं, अगर उनका टेम्परेचर इंक्रीज करवाने से उनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाए एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर रहते हुए, तो वो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर हम कुछ ऐसे सॉलिड जिनका टेम्परेचर इंक्रीज करवाएं और वो उसी वक्त थोड़ी सी अपनी शेप चेंज करते जाएं, सॉफ्ट शेप में आते जाएं, या उसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि वो विस्कस पोजीशन पर चले जाएं, तो उनको हम क्या कह सकते हैं? अमॉर्फस सॉलिड। तो अमॉर्फस सॉलिड के अब हमारे पास दो किस्म की डेफिनेशन आ गई, एक नो रेगुलर अरेंजमेंट और दूसरा टेम्परेचर इंक्रीज करवाने से वो अपनी शेप को चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉलीमेरिक सॉलिड्स। आपके सामने एक फिग है जिसमें
पॉलीथीन या पीवीसी जिसको आप आम जुबान में कह सकते हैं, उसकी एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है जिसके अंदर डिफरेंट एटम्स लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर्स, बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर एटम्स कंबाइंड हैं, एटम्स आर मॉलिक्यूल्स। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम करना चाहें तो हमारे पास क्या डेफिनेशन बनेगी? पॉलीमेरिक सॉलिड्स, सच सॉलिड्स, दे आर मोर और लेस सॉलिड मटेरियल्स, they are more or less solid materials with a structure intermediate between order and disorder। अब ऑर्डर एंड डिसऑर्डर, इसको अगर सिंपल मीनिंग में जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड, ये उन दोनों के दरमियान में होंगे। अगर हम इसको नेक्स्ट अंदाज में डिस्कस करना चाहें तो हम इनको यूं भी कह सकते हैं, दे आर क्लासिफाइड पार्शियली और पुअरली क्रिस्टलाइन सॉलिड। कुछ लम्हों के लिए अगर इसकी शेप को देखा जाए तो हमें ये क्रिस्टलाइन सॉलिड नज़र आते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के तौर पर महसूस होते हैं, लेकिन वो कुछ ओवरऑल स्ट्रक्चर में नहीं, ओवरऑल सॉलिड में नहीं, समहाउ हम उसको कह सकते हैं। अब हम इनके अगर एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो रबर, आप लोगों ने सिंथेटिक रबर देखी हुई है, पॉलीथीन, नायलॉन एटसेट्रा वगैरह। अगर हम इनकी कंपोजिशन को थोड़ा सा डिस्कस करें तो इनकी कंपोजिशन में हमारे पास लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स मौजूद नज़र आते हैं, लॉन्ग चेन। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, वो ये कि सर जी, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग चेन नहीं हो सकते, क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग चेन नहीं हो सकते, अगर छोटी एक स्ट्रक्चर हो या बड़ी स्ट्रक्चर हो, हम उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट देखेंगे। थ्रू आउट द स्ट्रक्चर अगर अरेंजमेंट सेम है, कांस्टेंट है, तो क्रिस्टलाइन। चेंज हो रही है, अमॉर्फस। अमॉर्फस और पॉलीमेरिक सॉलिड में क्या डिफरेंस होगा? पॉलीमेरिक सॉलिड के अंदर और अमॉर्फस सॉलिड के अंदर हम इनको चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर चेंज करने से सडनली तौर पर ब्रेकअप होना शुरू हो जाए, सडनली तौर पर शेप चेंज होना शुरू हो जाए, तो उसको हम अमॉर्फस कह सकते हैं। जबकि अगर सडनली तौर पर चेंज ना आए और लॉन्ग चेन भी हो, ह्यूज स्ट्रक्चर भी हो, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? पॉलीमेरिक। नेक्स्ट हम ये देखने लगे हैं जी कंपोजिशन, या ये बनते कैसे हैं जी? पॉलीमेरिक रिएक्शन की मदद से। पॉलीमेरिक रिएक्शन, इनके अंदर हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हैं। हाइड्रोकार्बन्स में हम यूं भी कह सकते हैं कौन कौन से? हाइड्रोजन, कार्बन एटसेट्रा, अदर मॉलिक्यूल्स भी इसके अंदर मौजूद हैं जो इसकी कंपोजिशन के लिए लाजमी होते हैं। अब हम इनकी फीचर्स को ज़रा डिस्कस करते हैं। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी अदर देन सॉलिड्स। पॉलीमेरिक सॉलिड की सबसे बेस्ट एबिलिटी या खूबी जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं या कह सकते हैं, वो क्या है जी? लो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसकी। दे आर कंपोज्ड, अभी हम डिस्कस किया है, दे आर कंपोज्ड विद ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड अदर मेटल्स, या हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं। दे हैव गुड स्ट्रेंथ टू वेट रेशो। जी बेटा, आज जो हमने डिस्कस किया, सबसे पहले कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या है, नेक्स्ट हमने सॉलिड को थोड़ा सा डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ सॉलिड को 3 टाइप्स थी हमारे पास, क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस एंड पॉलीमेरिक। उम्मीद है आज आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कल एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।